हाँ, आवाज आ रही है। अपन लाइव हो गए हैं अब, ठीक है। खैरागढ़िया आज फिर से ऑनलाइन है दोबारा। और आज का विषय आप सभी जान चुके होंगे अभी तक। जिस प्रकार से हमने ट्विटर चलाया और विज्ञापन दिया फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर, आप सभी से कांटेक्ट में रहे। और आज हमारे साथ आप अभी ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो राजनांदगांव कवर्धा रोड पर स्थित जैन मंदिर है। जैन मंदिर के बाजू वाला जो नाला है, वो रियासत कालीन नाला कहीं गुम हो चुका है, कहीं खो चुका है। वो नाला जहाँ पे काफी सारे लोग, जब राजनीति ने सर्वे किया, सर्वे के दौरान मैं अभी आपको एक एक करके स्क्रीन पर वो खबरें दिखाऊंगा जो राजनीति ने चलाई। और राजनीति के बाद, खबरों के बाद जो लोगों ने जाना नाले के बारे में, हमारे सर्वे में 300 लोगों ने हिस्सा लिया। और उन 300 लोगों में से 96.7% लोगों ने उस नाले के बारे में, नाले के किस्से के बारे में सारी चीजें बताई। वो नाला आज राजस्व के नक्शे में है ही नहीं, राजस्व विभाग के नक्शे में वो नाला नहीं है। लेकिन उस नाले पर नगर पंचायत ने, नगर पालिका ने निर्माण कराया और सरकारी पैसा भी लगाया। अब वो किस तरीके से क्या हुआ, वो सारी चीजें अभी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे साथ जो अभी इस लाइव चैट में, हमारी बातचीत में जो शामिल हुए हैं, मैं उनको आप सभी से परिचय कराना चाहूंगा। वैसे परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं आदरणीय मिहिर झा वकील साहब को जोड़ना चाह रहा हूं। आदरणीय मिहिर झा वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं। आदरणीय मिहिर झा जी के बारे में आप सभी जानते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता है और राम कथा के माध्यम से राम के आदर्शों को वनवासी क्षेत्र और जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। पाड़ाधाम में जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, भव्यता उसको प्रदान करने में मिहिर झा जी मैं दूसरे शख्स जो हैं, नीलेश यादव। नीलेश यादव युवा है। नीलेश यादव, स्वागत है। आदरणीय मिहिर झा जी का स्वागत है। नीलेश यादव जी, नीलेश यादव जी आम आदमी पार्टी में श्रमिक विकास संगठन के सचिव हैं। और आपने गोवा, पंजाब, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार किया है। और अभी हमारे खैरागढ़ में टीकरापाड़ा के निवासी हैं। स्वागत है नीलेश भाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ ब्रीफ देना चाहूंगा। जो खबरें हमने प्रकाशित की आप स्क्रीन पर देखिएगा। मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम जिस कवर्धा रोड की बात कर रहे हैं, राजनांदगांव कवर्धा रोड पर दिखाई दे आज बड़ा डिस्टर्ब आया।
आया? अब आया? स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे राजनांदगांव कवर्धा रोड पर ये जो जैन मंदिर है, और जैन मंदिर के बाजू से ये नाला जो निकला हुआ है, नेक्स्ट फोटो में मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो नाला है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। ये नाले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं रोड साइड पर खड़ा हूँ और नाले पर ये दीवार जो बनी है, दीवार के ठीक राइट साइड में, मतलब आपके दाएं हाथ की तरफ जैन मंदिर है, और नाले पर ये ठीक ऊपर ये निर्माण आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हम इसी निर्माण की बात कर रहे हैं, इसी नाले पर हम बात करेंगे, इसी नाले के लिए बात करेंगे कि ये नाला जो है पहले 20 से 25 फीट का हुआ करता था रियासत काल के समय से, लेकिन आज ये नाला जो है तुड़कर 7 से 8 फीट का या उससे भी कम का रह गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नाला जब ये देखिएगा, ये नाला जब यहाँ से निकलता है, जहाँ पे मैंने अभी मंदिर की साइड आपको बताया था, ये मंदिर से जो नाला निकला हुआ है, ये नाला आखिरी में नदी की तरफ ये नाली में परिवर्तित हो जाता है। आप ये बताइए, 20 से 25 फीट के चौड़े नाले को ये छोटी सी नाली में तब्दील कर दिया गया, और ये तब्दील करने के बाद जो दिक्कतें आई वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये सबसे पहली खबर हमने जो प्रकाशित की नाले से संबंधित, ये खबर आपने पढ़ी होगी। हमने प्रकाशित की राजनीति में, ये बिल्डिंग के नीचे दबा नाला, घरों में घुस रहा पानी, और 37 साल के दिव्यांग बेटे संग डर में गुजार रहा परिवार। आप ये देखिएगा, ये नाले की तस्वीर के साथ ये खबर प्रकाशित की गई थी, और ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए आप, ये नाले का फ्रंट है, और ये रोड की साइड से आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ, आप ये देखिए, ये नाले के ऊपर इतना मोटा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस नाले के ऊपर ये इतना मोटा प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है, जिसकी आशंका जताई जा रही है ताकि निर्माण नाले पर किया जा सके। स्पष्ट है। आप ये देखिए, ये जो नाला है, जो 25-30 फीट का जो नाला था, 20-25, 25-30 फीट का, वो नाले को यहां से डाइवर्ट किया गया। ये नाला जो है नाली में परिवर्तित होकर, और जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी वहां पर निकलता है। ये जैन मंदिर के पीछे का हिस्सा है जहां से हमने ये तस्वीर ली थी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसके बाद हमने 3-4 खबरें प्रकाशित की। हमने बताया कि विश्वविद्यालय ने इसी नाले को, आप ये देखिए, ये विश्वविद्यालय ने इस नाले को ऐसे संजोया है। ये नाले का मूल स्वरूप है, ये विश्वविद्यालय के भीतर का नाला है। ये देखिए, विश्वविद्यालय ने किस तरीके से कंक्रीट की दीवार खड़े करके ऊपर प्लेटफॉर्म बना के उसकी चौड़ाई को मेंटेन रखा है। ये नाला निकल कर जो हाल ही में निर्मल त्रिवेणी परिसर है बना है, वहां पर निकलता है। वहां से पुलिया के मार्फत जैन मंदिर के बाजू से निकलकर वो सीधे पीछे मोती नाला में मिला करता था। आज आप दूसरी खबरें देखिए, ये खबरें आपने पढ़ी होंगी, मैं आपको बता रहा हूं।
ये खबरें प्रकाशित होने के बाद जैसे ही नगर पालिका को लगा कि बारिश के दिन है और लगातार बारिश हो रही है, तो उन्होंने इस नाले को पीछे जो दीवार नाले पर बना दी गई थी, फ्रंट की दीवार जो मैंने दिखाई वो अभी जस की तस है, लेकिन इसी दौरान नाले के ऊपर जो ये नाला जो पीछे मोती नाला में मिलता है, वहां पर एक दीवार बनी थी, उसको तोड़ा नगर पालिका ने। ये देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जेसीबी चल रही है, जेसीबी से ये खुदाई की गई और खुदाई करके ये नाले का और दीवार को तोड़ा गया और नाले का मुहाना खोला गया, तब ये बारिश का पानी जो है वहां से निकला। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन खबरों के बाद हमने एक सर्वे करवाया, डिजिटल सर्वे। आज तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, सारी चीजें लोग जानते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और अभी हम भी लाइव जुड़े हुए हैं डिजिटल मीडिया के जरिए ही। हमने एक सर्वे करवाया गूगल फॉर्म के जरिए, जिसमें 300 लोगों ने हिस्सा लिया और हमने उनसे कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब उन्होंने दिया। आप देखिए, 300 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 96.7% लोग ये मानते हैं कि मंदिर के बाजू से नाला था, रियासत काल से था, और 80% लोग ये मानते हैं कि राजस्व के नक्शे से नाले का गायब होना ये साजिश है। नाले का गायब होना साजिश है, ये 80% लोग मानते हैं। और आपको ये बता देता हूं कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जिन जिन लोगों ने नाले को देखा है बचपन से, उनको उस नाले से जुड़े किस्से याद हैं और सभी ने उसको शेयर किया। आप सभी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि राजस्व विभाग और नगर पालिका दोनों आपके सामने, राजस्व विभाग और नगर पालिका क्योंकि नगर पालिका ने खुदाई की दीवार और वहां से निकला। इसका मतलब है कि नगर पालिका शासन मानता है और उसकी इंजीनियर भी ये मानती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है जी। नाला है, इसलिए वहां खुदाई की गई, पानी निकाला। राजस्व विभाग के अधिकारी ये मानते कि नक्शे में नाला नहीं है। अगर मौके नाला दिखाई दे रहा है तो नक्शे में नहीं है, तो हम कैसे मान सकते हैं? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर कट रहा है। आज आपको क्लियर नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आपको क्लियर आ रही है अभी? हेलो जी, थोड़ा ठीक करिए आवाज। अब भी लेटेस्ट से डिस्टर्ब हुआ है, अब ठीक। अच्छा, मैं अभी नाले के बारे में ही बता रहा था। हाँ, बताइए, अब ठीक है जी। जी जी, बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने हाल ही में आपको बताना चाहूंगा कि खैरागढ़ ने इस खबर को पढ़ा, खैरागढ़ वालों ने अपने तरफ से प्रतिक्रियाएं दी, और जैसा कि खैरागढ़ की तासीर है, खैरागढ़ के लोग आक्रोशित नहीं होते हैं, गुस्सा व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन मजाक ही मजाक में वो सारी बातें कह जाते हैं कि लोगों तक ये बातें पहुंच ही जाती। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ मीम्स मजाकिया के जरिए आप ये पढ़ रहे होंगे, कुछ मीम्स अभी मैं उनसे मिलवाऊंगा जिन्होंने ये मीम्स बनाए।
ये देखिए नाला है, मैंने देखा है। और अच्छा, उस उस पर महल किसका है पता है? ये सवाल, ये मीम्स देखिएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 2 साल पहले रंग निर्देशक पद्मश्री बंसी कौल जी विश्वविद्यालय में आए हुए थे, और उन्होंने एक बात कही थी जिसका जिक्र मैंने खबर में किया। उन्होंने कहा था कि जो आपके रूलर है, जो शासक है, वो आपकी जो हंसी है, आपके जो रूलर हैं, वो आपकी हंसी को दबाना चाहते हैं, वो आपकी हंसी पर अटैक करते हैं। वे चाहते हैं कि कब ये मनुष्य हंसना बंद कर दे। अब हंसना क्यों बंद कर दे? वो कहते हैं कि कोई जब हंसता है तो वो विचार करता है, और वो ही उसका प्रोटेस्ट है, यानी कि विरोध है। और जब कोई बात कही जाती है सामूहिकता में, समूह में कोई बात होती है, तो वो बुद्धिमत्ता कहलाती है, क्योंकि बुद्धिमत्ता जो है सामूहिकता से निकलती है। और जब समूह में किसी बात पर चर्चा होती है, तो वही कही गई बातों से कोई ऐसा वाक्य निकलता है जिसे बुद्धिमान पकड़ते हैं। तो ये बुद्धिमानों ने पकड़ा, और मीम्स के जरिए, ये देखिए, मीम्स के जरिए उन्होंने बताया कि भाई हम विरोध कर रहे हैं, वहां नाला हमने देखा है, और जब से नाला बना है, रियासत काल से नाला था और आज भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्हीं खबरों में हमने राजस्व विभाग के अधिकारियों से बात की। हमने पूछा कि भाई साहब, आप लोग तो बिल्डिंग के लिए डाइवर्सन भी दिया होगा, अनुमति दी होगी, प्लाट को डाइवर्ट किया होगा, और डाइवर्ट करते समय आपने स्थल का निरीक्षण भी किया होगा। तो क्या स्थल निरीक्षण करते समय आपको वो नाला दिखाई नहीं दिया? तो बड़ी मजेदार बात उन्होंने कही। आ रही हैं हमारे खोबरा गणेश जी। उन्होंने कहा कि हमने डाइवर्सन के दौरान नाला तो देखा, लेकिन उसमें हमने मतलब चूंकि नक्शे में उल्लेख नहीं था उसका, तो हमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यानी कहने का मतलब ये था, उनका कहने का मतलब ये था कि हमने उस नाले को नजरअंदाज कर दिया। तो बहुत सारी बातें हैं, और नियम कायदा कानून की बातें हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, आदरणीय नील झा जी, उनसे आप करेंगे। और सबसे पहले मैं ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, जो खबरें हमने प्रकाशित की, और नाले के बारे में खैरागढ़ वालों को बताया। देख तो सभी रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा कि टिकरापारा में वो पानी भरता है, और परस राजपूत के 39 साल के दिव्यांग बालक, युवक को कहना चाहिए, जो हमारी ही उम्र के होंगे, हम उम्र के, उनको तकलीफ होती है। वो पिता मार्मिक तरीके से अपनी पीड़ा बताते हैं, और यहाँ कोई व्यक्ति ये आवाज उठाने को तैयार नहीं है कि भैया नाला खोल दो, पानी बह जाएगा। टिकरापारा में ऐसे बहुत सारे परिवार जो आज भी जूझ रहे हैं। मैं, मेरे साथ माफ कीजिएगा, मैंने वो तकलीफ देखी है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, फोटो से आपको समझ में आएगा कि वो मैं जो कहना चाह रहा हूँ क्या है। हमने पहली ही खबर प्रकाशित की थी जिसमें उनकी तस्वीर है।
ये जब ये तस्वीर देखिएगा, ये परस राजपूत जी के बेटे हैं, आशीष राजपूत नाम है इनका। इनको इनको टिकरापारा में पानी भरने के बाद ये बाहर निकाला जा रहा है। अगर ये यहाँ पर पानी कब भरा, जब इतवारी बाजार, आप सभी जानते हैं, इतवारी बाजार में पानी आया, पानी भर चुका था, वरिष्ठ पत्रकार राजू अग्रवाल जी के घर तक वो पानी पहुंच चुका था। चूंकि एक दिन पहले नगर पालिका ने वो नाला खोदकर निकाला, तो यहाँ पे पानी सबसे बाद में, इतवारी बाजार में पानी भरने के बाद भरा। ये इनकी तकलीफ देखिए आप, जब वो पानी भर रहा होगा इससे पहले, तब ये किस तकलीफ में रहे होंगे, आप महसूस कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी को, नीलेश भाई शायद कट गए हैं नेटवर्क से, जरा उनको कॉल करिएगा और जोड़िएगा, क्योंकि नीलेश यादव जी बता पाएंगे कि टिकरापारा के लोग किस तरीके से क्या सोच रहे हैं। टिकरापारा, ये नीलेश नीलेश यादव आ चुके हैं। नीलेश भाई आप जुड़ चुके हो। मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा एक्चुअल में, कि टिकरापारा के जो लोग हैं, नाला जब बंद हो चुका था, आज जब नाला खुला, उससे पहले जब बारिश होती थी और पानी भर जाता था, खास तौर पे परस राजपूत जी के यहाँ जो पानी भरता था, और 39 साल का जो उनका दिव्यांग युवक है, उनको जो तकलीफ होती थी, आप खैरागढ़ के लोगों को बताइए, क्योंकि आप वहां के निवासी हैं, किस तरीके की तकलीफ आप लोग झेल रहे हैं। मैं आपको सौंपता हूं अभी, आप उन्हें बताइए कि क्या पीड़ा हो रही। जी, हमने तो बहुत दिनों से देख रहे हैं और उनके यहाँ की परिवार में ऐसी स्थिति आ गई है। हमने तो 2005 की बार वहाँ पे देखे हुए थे कि इतनी ज़्यादा परेशानी आ गई है कि उनका जो मकान जो है पूरा बाढ़ आती है, उस बाढ़ में उनका मकान नीचे का तल वाला पूरा डूब जाता है। अच्छा, नीचे का तल पूरा डूब जाता कोशिश है। बहुत को चर्चा करने के लिए प्रशासन की कोशिश चर्चा की कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। और हमारे अच्छा, परस जी की परेशानी इतनी हो गई थी कि वो तो इतने मजबूर और लाचार हो गए थे कि वो किसी को बोलने के लिए जरूरी इसलिए नहीं समझ रहे थे, उनका काम कोई ये तो घर है, क्या होती है, नीलेश मेरे नीलेश, को ऐसा आपकी लगता है आपकी आवाज कि आपकी आवाज कट रही है नीलेश, स्पष्ट नहीं आ रही है, नेटवर्क में कुछ डिस्टरबेंस है शायद। जी जी, नेटवर्क आगे पीछे हाँ हो रहा है सर। हाँ, अभी अभी क्लियर है, आप बताइए। हाँ जी, आवाज आ रही भैया? हाँ हाँ, आ रही है, आप बताइए। आवाज आ रही भैया हमारी? हाँ, आवाज आ रही है, आप बताइए, आप बताइए। जी, हम ये बोल रहे हैं भैया कि हमने 2005 की बाढ़ भी देखे हैं, 2000 के 5 से लेके हाँ, आज तक के बाद भी थोड़ी छोटी मोटी हल्की बारिश भी होती थी। उधर मार्केट साइड उधर पानी रहता, मगर हल्की बारिश में भी वहां पूरा पानी भर जाता था। मैंने एक पोस्ट भी किया था फेसबुक पे इससे पहले वाली बारिश में कि हल्की बारिश में पूरा खैरागढ़ में कहीं भी उसमें बारिश में कहीं परेशानी नहीं हुआ है, बाढ़ भी नहीं आया हुआ है, मगर यहाँ पे जो है पूरा घर लबालब भरा हुआ था, अच्छा। कहीं था। जी। राष्ट्रपति के घर के पूरा घर लबालब होती थी, बहुत परेशान। अभी तो हमें बीच में उनको, अभी जब बाढ़ हुआ तो उनको खाने को दिक्कत हो गई, खाने पीने की व्यवस्था हमने बाहर कर रहे थे, वहां पे रह भी नहीं पा रहे थे उन अच्छा। लोग, लगभग 3 दिन तक से घर पे हम्म। नहीं रह पा रहे थे उन लोग। अच्छा, तो आप लोगों ने जी भी आवाज आ रही है आप? अपनी अपनी बात,
हाँ, आवाज आवाज थोड़ी कट रही है, डिस्टर्ब हो रही है अभी। कहीं आप अगर स्पेस बदल सकें, स्थान बदल सकें तो थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क आए आपका, क्योंकि अपन लाइव हैं तो नेटवर्क का आना जाना सिग्नल थोड़ा सा वीक रहता है। कल नेटवर्क की वजह जी से जी। हम खुद ऑनलाइन नहीं हो पाए थे। नेटवर्क में सर, मैं नेटवर्क में हूँ भैया मैं। अच्छा ठीक है, मेरे को इतना बता दीजिए नीलेश, आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किया, कहाँ कहाँ तक पहुंचे, किन किन लोगों को अपनी तकलीफ बताई, आप बस इतना बताइए मुझे। सॉरी भैया। जी जी, आवाज मेरे पास नहीं आ रही। आप, भैया एक बार क्लियर कर दीजिए ना। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने ये तकलीफ किन किन लोगों जी, तक पहुंचाई, कहाँ कहाँ आप गए, कितने आवेदन दिए आप लोगों ने, और किसने किसने आपकी सुनवाई नहीं की, हमने किसको किसको आपने बताया। जी जी, हमने नगर पालिका पे भी आवेदन दिए थे, और एसडीएम कार्यालय में तो हमने तो लगभग 14 से 15 आवेदन दे चुके हैं। ऐसा हो जाएगा ऐसा। हमने नगर पालिका पे भी आवेदन दिए हैं, और एसडीएम कार्यालय। नीलेश जी की आवाज कट रही है, हमने नेटवर्क थोड़ा एसडीएम सा कार्यालय कमजोर में जा भी रहा आवेदन दिए, जिसमें 10 से 11 है। आवेदन दिए गए हैं। और नगर पालिका पे हमने बहुत सारी आवेदन दिए हैं, इनकी जानकारी दिए हैं, और जिम्मेदारी पूर्वक अभी तक कहीं किसी का जवाब नहीं आ पाया है। चलिए ठीक है नीलेश, आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मैं आपकी बात दोबारा रख देता हूँ। नीलेश ने अभी अभी बताया कि उन लोगों ने 10 से 11 आवेदन दिए हैं। जब हम स्पॉट पे थे और सारी चर्चाएं चल रही थी, टिकरापारा वासियों से मुलाकात भी हुई, उन लोगों ने बताया 17 से 18 आवेदन दे चुके हैं। महिलाओं ने बताया कि हमने अपनी तकलीफ कई लोगों से बताई, जनप्रतिनिधियों से बताई, अफसरों से बताई, लेकिन उस आवेदन का निराकरण नहीं किया। बहरहाल ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन हम वहां पहुंच रहे हैं कि भैया चलो ठीक है, तकलीफ है, बारिश हो रही है, टिकरापारा में पानी भर रहा है, घर में पानी घुस रहा है, सारी चीजें हैं, सबको दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता भाई साहब कि सरकार के दो विभाग हैं, नगर पालिका और राजस्व विभाग। नगर पालिका को वो नाला दिखाई देता है, नगर पालिका उस नाले का निर्माण करती है, उसके लिए टेंडर किए जाते हैं, और वो राजस्व विभाग, जिसको इन सारी चीजों का संरक्षण करना है, जो सरकारी जमीन का हिसाब किताब रखता है, जो नाले का हिसाब किताब रखता है, जो नदी का हिसाब किताब रखता है, जो पुल पुलिया का हिसाब किताब रखता है, जिसके पटवारी RI ये सारे लोग फसल का हिसाब रखते हैं कि कब धान उगाई गई, कब चना उगाया गया, उनकी नजरों से ये नाला कैसे बच गया, और नाला बचने की वजह से क्या दिक्कतें आई, और ये नियम अधिनियम और ये सारी चीजें ताक में रखकर किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इससे पहले कि मैं कानूनी पक्ष में जाऊं, मैं एक ऐसे युवा को जोड़ना चाहूंगा जो हमारे साथ हैं, और अभी अभी मास कम्युनिकेशन से इन्होंने डिग्री हासिल की है। ये एक यूट्यूबर हैं और हाल ही में काफी अच्छा काम कर रहे हैं लोगों से। मैंने सही मायने में बात करूं तो ये जो ऑनलाइन टॉक शो की जो बात आई, खैरागढ़िया ऑनलाइन है, ये विनायक सिंह जो पहले कर रहे थे, उनसे हमने आइडिया लिया और विनायक को हमने अपने साथ जोड़ा। मैं विनायक को का स्वागत करता हूं, अपने साथ हैं, और विनायक से ये जानना चाहूंगा कि विनायक एक युवा होने के नाते, मेरे ख्याल से विनायक, तुम्हारी जो उम्र है वो 20 22 25 साल की होगी। 21 साल की है। तो विनायक क्या उस नाले को आपने देखा है?
जी बिल्कुल, जैसे मेरी स्कूली शिक्षा जो केंद्रीय विद्यालय से हुई है, तो केंद्रीय विद्यालय पहले पॉलिटेक्निक में लगा करता था। तो हम लोग जब पहले इंदिरा कला जो संगीत विश्वविद्यालय है उसके अंदर से पैदल ही चले जाया करते थे, पास में ही है। तो हम लोग वहाँ एक बचपने में क्या होता है, हर चीज में अपन खेल देखते हैं, तो हम लोग वहां पर उस नाले में नाव चलाया करते थे। पेपर का जो पेपर बोट होता है वो, तो वही चीजें हम जो मेन रोड में जो नाला है, तो हम ऐसा करते थे कि एक तरफ से हमने नाव डाली, दूसरे तरफ से हमने उसी नाले में हमने बोट चलाई है, पेपर बोट। और आज हमने कहा जा रहा है कि वो नाला है ही नहीं, तो हमने तो उसे देखा है, हमने उससे उसके साथ खेला है, हमने बचपन की याद है हमारे उसके साथ। और आज जैसा मैंने कुछ मीम्स बनाए हैं इसके लिए, जैसा कि अभी दादा ने दिखाया आपको मीम जो मैंने बनाए हैं, तो आज के जो हमारे जो उम्र के जो लोग हैं, हमारे उम्र के जो युवा हैं, उन होता ही है कि हर चीज जो इवोल्यूशन के साथ बदल रही है, तो खबरें जो पहुंचती है लोगों की, तो हमारी उम्र के जो लोग हैं वो सीधे खबरों को देखते भी नहीं है, उन्हें कुछ क्रिएटिव दिख रहा है। जैसे मैंने मीम बनाया तब मेरे कई दोस्त उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, और इतनी सफाई से नाला तो गायब कर दिया गया कि लोगों को पता ही नहीं चला। इसलिए मेरे मीम के माध्यम से कई लोग वहां तक जुड़े। और मीम एक क्रिएटिव माध्यम है, एक कटाक्ष करने का ही तरीका है, सकारात्मक हो, उसमें कोई गलत चीजें ना हो, सकारात्मक एक मैसेज जाए, और मजाकिया ढंग से हो। हमें एग्रेसिव होकर थोड़ी कुछ करना है, हमें लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना है। हम बस ये कहते हैं कि हमने जो बचपन में जिस नाले में नाव चलाई है वो नाला कहाँ गया आज के समय में, ये मैं तेरा सवाल था। विनायक एक चीज जानना चाहूंगा, जी जो तुमने मीम्स बनाए जी और मीम के जरिए अपने विचार पहुंचाए, जी क्या तुमको ये लगता है जिस विभाग के अफसरों को जीवंत नाला नहीं दिखाई दे रहा है, उसको वो कटाक्ष समझ में आया होगा? क्या लगता है? समझ समझ तो आया होगा, लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि नाला जीवंत है, वो दिख रहा है हम लोग। अब अगर वो उसे देख कर नहीं मान रहे कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं फिर उसमें। हमारा बस लक्ष्य ये था कि लोग जागरूक हों, क्योंकि ये एक जन मुद्दा बने। ये क्योंकि नाले से मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, मेरा घर वहां नहीं है, लेकिन वो एक जन मुद्दा है, उस वजह से एक पूरा मोहल्ला आज बाढ़ प्रभावित है। जैसे कि आपने एक कभी तस्वीर देखी थी राजनीति में जो कवर हुई थी, एक दिव्यांग व्यक्ति, और इसका जो शुरुआत हुई थी वो फेसबुक लाइव जब हुआ था, वहां से लोगों तक ये बात पहुंची कि किसी न किसी को तकलीफ है इससे। अगर आप उस फेसबुक लाइव को देखा होगा आपने, तो आप देख पाएंगे कि जो पिछला घर का जो पिछला हिस्सा है वो बिल्कुल एक तालाब के बेस में था, और जिसके साथ गुजरती है वो इस बात को समझ सकते हैं। तो यही एक था संदेश की एक जन मुद्दा बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। और जन प्रतिनिधि भी तो कब इस पर हस्तक्षेप करेंगे, इसका हम भी इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे हम भी स्टेप्स ले रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि नाला जल्द दिख जाए प्रशासन को। बहुत अच्छी बात अभी विनायक ने कहीं मुझे याद दिला दिया उन्होंने कि उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि। मैंने आपने देखा होगा, हम लोग यहाँ पे करीब 8 लोग बैठने वाले थे इस डिस्कशन के लिए, और मुश्किल से 3 या 4 लोग ही जुड़ पाए। कोई कारण रहा होगा। उपाध्यक्ष रामाधार रजक जी जुड़ने वाले थे, वो नहीं जुड़ पाए। मलाखन देवांगन सभापति हैं, वो जुड़ने वाले थे, वो भी नहीं जुड़ पाए। वरिष्ठ पत्रकार राजू अग्रवाल जी भी जुड़ने वाले थे, शायद उन्हें कोई काम आ गया, वो नहीं जुड़ पाए। कल वो जुड़ रहे थे, लेकिन नेटवर्क से चूंकि वीक था, कमजोर था, तो हमारे साथ नहीं आ पाए। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि जो बातें पहुंच जानी चाहिए बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये राजनांदगांव कवर्धा मुख्य मार्ग है और यहाँ से लगभग सारे लोग गुजरते हैं। लगभग हर जनप्रतिनिधि का रास्ता यही है, हर अफसर का रास्ता यही है, और उस नाले को कोई झुठला नहीं सकता, कोई नकार नहीं सकता। मैं अब इस पूरे मामले की कानूनी पक्ष को जानने के लिए
मैं आदरणीय मिहिर झा जी के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। आदरणीय वकील साहब सारी चीजों के जानकार हैं, नमस्कार। और बहुत अच्छे से जानते हैं, चूंकि इनके घर के पीछे से वो एक नाला गुजरता है, तो नाले का स्वरूप आप भी देखते हुए आ रहे हैं। और आपने मुझे बताया था जब आपके साथ पहली बार मेरी बातचीत हुई, तो आपने बताया था कि नाले को रोका नहीं जा सकता, नाले पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, और आम रास्ता है उसे भी नहीं रोका जा सकता। तो मैं आग्रह करूंगा आपसे कि सारे कानूनी पक्ष इसमें आप रखें, और सबसे पहले आप बताएं कि ये नाला आपके जहन में कब से है, और आपने इसको कैसा देखा है, और आज इसका स्वरूप कैसे बदला है। प्राकृत भैया, एक दिव्यांग की तकलीफ को देखकर आपने जो ये मुहिम प्रारंभ किया है, महात्मा गांधी जी के प्रसिद्ध भजन हैं कि वैष्णव जनते तेड़े कहिए, जो पीर पराई जाने रे। उस पीर पराई की तकलीफ को देखकर जो आपने मुहिम प्रारंभ किया, इसके लिए मैं हृदय से सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि दूसरे की पीड़ा को देखकर आपने इतना अच्छा मुहिम आपने प्रारंभ किया है। सत्य को सबूत की आवश्यकता नहीं है। यदि विश्वविद्यालय का भवन जहां पे स्थित है और नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब हो पटवारी रहा है, रिकॉर्ड में आवाज अगर आपकी। नहीं भी लिखा गया है तो अच्छा, आवाज नहीं आ रही? हाँ, थोड़ी रुक रही है। जी जी, आवाज अभी क्लियर है। क्लियर है? हाँ, एक बार हेलो। रिपीट करिएगा। जी जी। हाँ, कानून में एक बहुत बढ़िया परिभाषा है कि सत्य को सबूत की आवश्यकता नहीं। जी जैसा आपने जी, मेरा ऐसा मानना है कि यदि हल्का पटवारी ने या राजस्व निरीक्षक ने या राजस्व अमले ने नक्शे में या राजस्व अभिलेख में नाला नहीं लिखा है, इसके कारण उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा कानून की परिभाषा में नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चूंकि मेरे निवास गृह के पीछे ही वो नाला जाता है, तो मैं जी। सन 80 से यहाँ पे निवासरत हूं और सन 80 से इस नाले को अपने स्वयं अनुभव करके देखा है। इस बीच कई बार हम लोगों ने पानी का बहाव और बाढ़ देखा है। तो सन 80 के बाद से लगातार इस नाला, आपसे एक निवेदन है कि भू राजस्व संहिता या नगर पालिका अधिनियम, वकील साहब राज्य की आवाज जिम्मेदारी। कट रही है सर आपकी। जी, आवाज कट रही है, रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज। यार है, आवाज अभी भी क्लियर नहीं है। अभी आवाज आ रही है, मगर आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। हेलो। अब आ हाँ, रही है आया, आपकी आवाज आया। आवाज। हेलो। जी जी, आ गए। अच्छा। जी, आ रही है। आ जे राजस्व अभिलेखों को, हाँ, राजस्व अभिलेखों को आदतन और शुद्ध रखने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों को और नगर पालिका अधिकारियों को है। जो तहसीलदार का भी देख रेख उन्हीं की जिम्मा है, और लगानी जमीन राजस्व ज्यादा विभाग में एक सिस्टम। डिस्टर्ब। हेलो। हेलो। डिजिटल बहुत जी नहीं यार। हाँ, धारा 115 116। जी।
जी यदि किसी कारण से नाला नहीं लिखा गया है तो जी एक राजस्व अधिकारी स्वयं जी अगर उनकी जानकारी में आ गई तो खसरा के कालम नंबर 12 जी जो बनाया जाता है, चाहे वो आपकी आपकी मेंटेनेंस खसरा हो आपकी चाहे जी लैंड, कालम नंबर आपकी आवाज कट रही है वकील साहब। जी आवाज कट रही है। अच्छा, बाहर जाऊं? हेलो, जी हेलो। मैं थोड़ा जगह बदलता हूं। हेलो, अब आया क्या? हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है क्लियर। हेलो, एक बार हेलो, रिपीट कीजिएगा आपने जो कालम कहा है। नंबर 100 जी, राजस्व अमले की जिम्मेदारी है कि वो राजस्व जी अभिलेखों को आदतन एवं शुद्ध रखे। हेलो, जी जी आवाज आ रही। हाँ, आदतन और शुद्ध रखे, ये राजस्व अमले की जिम्मेदारी है। यदि कहीं पर नाला गया है और अगर राजस्व अभिलेखों में इंद्राज नहीं है तो वो राजस्व अमला उसको देखकर धारा 115 116 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से स्वयं या किसी के आवेदन पर से उस नक्शे को, उस खसरे को सुधार करने की अधिकारिता उनको है। धारा 115 116 भू राजस्व संहिता में वो जी स्वप्रेरणा से भी कर सकते हैं, स्वप्रेरणा से। जी तो जी यदि पहले किसी कारण से, किसी जी गलती से अगर जी उन्होंने मौके पर नाला दर्शाया नहीं है तो अभी भी जी दर्शा सकते हैं। जी दूसरा दूसरा ये है कि यदि पब्लिक न्यूसेंस है या लोगों को तकलीफ है नाला के जी बंद हो जाने से या चौड़ाई कम जी हो जाने से, तो जी छत्तीसगढ़ सरकार को आप देखेंगे जी बड़े बड़े बांध बनते हैं। यदि कोई जी भूमि स्वामी नहीं भी देना चाहे तो एक शब्द है, हम्म बहुत अच्छा शब्द है, फोर्स एक्विजिशन। फोर्स हम्म। एक्विजिशन मतलब भूमि स्वामी का अगर नाम दर्ज है तो उन्हें जी मुआवजा देकर नगर हाँ हाँ पालिका चाहे या छत्तीसगढ़ सरकार चाहे, हमारे जी जनप्रतिनिधि चाहे, तो उनसे जी फोर्स एक्विजिशन लेकर नाले की जी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। इसमें कहीं कोई कानूनी बाधा नहीं है। जी जी अगर जी जी किसी राजनीतिक दबाव हो या अन्य कोई बात हो उसकी मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, परंतु जी कानून में यह व्यवस्था है, पूरी तरह जी व्यवस्था है कि यदि जी सुखाचार का मामला है, पब्लिक जी इंटरेस्ट से मामला है, तो उसमें जी अगर उनकी सहमति से दे दे भूमि स्वामी का तो सहमति जी से ले, अगर वो ना देना चाहें तो फोर्स एक्विजिशन का भी प्रावधान है। आप देखेंगे बड़े जी बड़े बांध बनते हैं, कई भूमि जी स्वामियों का जमीन आता है और वो नहीं भी देना चाहे तो इन जी इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक उसको फोर्स जी एक्विजिशन लिया जाता है, परंतु उसके जी प्रतिफल उनको भूमि स्वामी को दिया जा सकता है। तो यहाँ कहीं जी कोई कानूनी अड़चन नहीं है कि उस जी चौड़ा नाली को किसी ने अगर उसकी चौड़ाई कम कर दिया है तो प्रशासन जी अपने स्तर पर, चाहे तो राजस्व जी विभाग और नगर पालिका दोनों को जी पूर्ण अधिकारिता है, कहीं कानूनी बाध्यता नहीं है कि उनको जगह नहीं मिल पाएगा। इनको पूरा जी अधिकार है कि उस नाले को चौड़ा करके दिव्यांग जी जैसे व्यक्ति के जीवन में संकट से उनको मुक्त किया जा सकता है। ये मेरा कानूनी राय है भैया। और जी कोई प्रश्न है तो मैं पूछ। आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वकील साहब, जो जी आपने बात कही कि अगर भूमि स्वामी ना देना चाहे तो कानून में ये प्रावधान है कि सरकार वो जमीन ले सकती है नाला बना। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं वहाँ पे जिनका भवन बन रहा है नरेंद्र बोथरा जी, उनसे जी मेरी बात हुई थी। वो जानते हैं कि वहां से पानी बहता था, उन्होंने ये बात स्वीकार की है और जी वो नाले के लिए जमीन देना भी स्वीकार रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। उन्होंने जी मुझसे स्वयं बात की है और वो नाले के लिए बल्कि 200 मीटर का नाला उन्होंने खुद भी बनाया। जी ये जी उनका कहना है, उनका दावा है। जी लेकिन
जो राजस्व का अमला है, जी जैसे आपने बताया कि क्या क्या प्रावधान है इंद्राज में, अगर दर्ज नहीं है तो कॉलम नंबर 12 में किस प्रावधान के तहत कौन कर सकता है। तो जी मैंने इस बात की जब जी जानकारी ली कि जब वो प्लाट डाइवर्ट किया गया, डाइवर्सन के लिए मौका मुआयना करने के लिए आरआई पहुंचे, जी तो आरआई खोबरागढ़ आरआई खोबरागढ़े जी हैं, जी उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने मौके पर नाला तो देखा, जी लेकिन चूंकि नक्शे में नाला नहीं था जी तो उसका उल्लेख नहीं किया। तो मैंने पूछा कॉलम नंबर 12 में आपने उल्लेख क्यों नहीं किया साहब, जी आप तो आ रहा ही है और जी आप सक्षम हैं दर्ज करने में। तो जी उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये पावर जो है ये मुझे नहीं है, ये पटवारी को पावर है। एक आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर ये कहता है कि मुझे पावर नहीं है पटवारी का, और जो मेरी छोटी सी बुद्धि ये बताती है, ये काम करती है कि भाई जी पटवारी तो आरआई से छोटा ही पद है, जी और अगर पटवारी को वो नाला दिखाई दे रहा है, और अगर वो आरआई को अगर वो नाला दिखाई दे रहा है और जी आरआई साहब अगर हेलो बोलते कि पटवारी जी आप इसमें जी 12 कॉलम नंबर 12 में इसको दर्ज कर दीजिए, तो शायद जी वो इनकार नहीं कर पाता। जी दूसरी बात, जब मौका मुआयना करने के लिए नायब तहसीलदार जी मौके पर पहुंचे तो नाला उन्होंने भी देखा। जी अब जिस कानून की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि विभाग के जो ये अफसर हैं, जी आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, ये सभी के नॉलेज में होगा ये कानून। जी तो क्या बिल्कुल ऐसा कारण है, और अगर ये उस कानून से मुकर रहे हैं तो फिर ऐसा ऐसा कानून में क्या प्रावधान है कि हम ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनको किस आवेदन कर सकें, कैसा आवेदन कर सकें, या बता हाँ सकें उनको कि जी आपके जो अधिकारी हैं वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज इसको हाँ बताइए। हाँ प्राकृतिक शरण जी, जो राजस्व निरीक्षक का जवाब था कि मैं जी इसमें शामिल नहीं कर सकता, धारा 115 धारा 116 जी जिसमें कोई त्रुटि सुधार के लिए ये प्रावधान है। पहले जी पटवारियों को पूरा अधिकार था कि जब वो मौका मुआयना करे, एक उदाहरण के तौर पर मेरे नाम की जमीन पर यदि आपका कब्जा है तो जी पटवारी भ्रमण करके, जिसको गिरदावली शब्द भी बोलते हैं, करके आपका कब्जा जी लिख देते थे, पर उसमें बहुत शिकायतें आने लगी। तो उस जी धारा को संशोधित करके यदि कोई पटवारी या आरआई उस जी त्रुटि सुधार के लिए अगर नाला लिखना चाहते तो जी विथ परमिशन जी आप तहसीलदार वो एक जी प्रतिवेदन देते तहसीलदार को कि तहसीलदार साहब जी यहाँ नाला है पर धोखे से जी नक्शे में नहीं लिखा जा सका है, तो आप जी कॉलम नंबर 12 में नाला लिखने के लिए हमें अनुमति दें। तो तहसीलदार जी स्थानीय जांच के बाद उसमें जी निश्चित तौर पे नाला है तो अनुमति देते। पर अब जी आज की स्थिति जी में उस रिकॉर्ड में ये गलती को सुधारने का अधिकार अभी भी माननीय जी एसडीओ साहब और तहसीलदार को है। पर इसके लिए मौका मुआयना का प्रतिवेदन चूंकि अब वो डाइवर्टेड लैंड हो गया है, तो नजूल जी आरआई को है कि वो एक जी प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष रखें, या तो हमारे जी आवेदन पर या स्व प्रेरणा से। उनको स्व प्रेरणा जी का भी अधिकार है राजस्व अधिकारियों को कि स्व जी प्रेरणा से भी एक प्रतिवेदन बना के तहसीलदार के समक्ष पेश रखें कि नक्शे में जी थोड़ा त्रुटि हो गया है, यहाँ पहले से नाला है। लोगों से पूछताछ करने पर पंचनामा वगैरह बना के कि वर्षों से यहाँ नाला है और नक्शे में जी नाला दर्शाया जाना है, ऐसा अगर जी प्रतिवेदित करे तो निश्चित तौर पे राजस्व अधिकारी के विथ परमिशन में पटवारी उसमें आज भी उस नक्शे पर नाला दर्शाने में उनको कोई कानूनी अड़चन नहीं, कहीं पे नहीं है। कि मैं पहले ही कह दिया कि सत्य को सबूत की आवश्यकता नहीं है, वहां नाला है ही है, जी इसलिए उसको नाला जी लिखने में कहीं नहीं है। पर इसमें वो स्व प्रेरणा से भी कर सकते हैं
या किसी पक्षकार के आवेदन भर कर सकते हैं। जब आपने कहा कि जैन साहब सहर्ष तैयार है देने, तो मेरा तो ऐसा निवेदन है कि यहाँ के राजनीतिज्ञों को एक दिव्यांग की तकलीफ पर रहम खाना चाहिए और तत्काल पैसा स्वीकृत करा के नाले बनवाना चाहिए। और आपके प्रयास से इतना अच्छा काम हो रहा है, तो इसमें कहीं कोई अड़चन दिखाई नहीं देता मेरे को प्राकृत भैया, कानूनी रूप से कहीं कोई अड़चन नहीं। जी 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 ये जी मेरा जी, निवेदन। कानूनी आपने सही कहा, कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर है, क्योंकि जी नगर पालिका में जो प्रतिनिधि हैं, अब जिस तरीके से मैंने आग्रह किया था कि आप लोग शामिल होइए चर्चा में, एक स्वस्थ जी परिचर्चा होगी, उसका अपन एक डिस्कशन के जरिए, एक चर्चा के जरिए एक सॉल्यूशन निकालेंगे, एक निर्णय जी तक जी पहुंचेंगे। जी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा को भी विरोध मान लिया गया और कोई शामिल होने को तैयार नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि हमने आज आपके माध्यम से कानूनी पक्ष को जाना है और खबरों के जरिए भी मैंने इसको पहुंचाने की कोशिश की है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जी शासन प्रशासन के लोगों की नजर अभी हमारे खबरों पर है, वो राजनीति पढ़ रहे हैं, राजनीति.com की खबरों पर जी नजर है। और भूमि चूंकि लाइव सेशन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोग और जुड़े भी हैं लाइव लाइव में ही। अभी 28 से 31 लोग हमको सुन रहे हैं, तो कोई ना कोई है जो कानों तक उनके बात प्राकृत भैया पहुंचाएगा। जी प्राकृत जी भैया, आपने जी तो भूमिका में एक बढ़िया बात कह दिया है ना। पहले ही भूमिका जी बनाते समय इस आयोजन की जी भूमिका जब आपने हम सबके सामने रखा, तो आप जी शुरू में ही कह दिया कि जी हमारे बीच प्राकृत शरण है, पर खैरागढ़ की जो प्रकृति है वो जी, आक्रोशित होने का नहीं है। और सही है। हमेशा किसी समस्या पर चर्चा से या किसी परिस्थिति या किसी विशेष में अग्रेसिव नहीं होते। ये हमारे, जी ये जो मेरा जो अध्ययन है अपने जीवन का, जी कि जो जी खैरागढ़ की नदियों की जो पानी है, जिसे जैसे चंबल के पानी में आक्रोश है, पर यहाँ के जी पानी में, खैरागढ़ की पानी में, कई सभाओं में बोल दिया हूं कि यहाँ के जी, पानी में खून ठंडा करने वाला तत्व है। और मुझे ऐसा अच्छा, लगता है जी कि हम सब बहुत ही शांति दिमाग से किसी प्रकार से आक्रोश व्यक्त करने में थोड़ा ये रखते हैं। खैर, जिस जी। परिस्थिति से हो, आपने इस तो मुहिम को चलाया वकील है साहब, एक मैं दिव्यांग। जी आप आदरणीय हैं, आप मुझसे काफी बड़े हैं, और आप जानते हैं कि जिस जी तरीके से आपने जी जिक्र किया कि वास्तव में अ, आदरणीय राजा साहब ने जब खैरागढ़ को जी हेलो थोड़ा नहीं आ रहा है। हेलो 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 नहीं, अब आ ही नहीं रहा। हेलो उनके माइक में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, आप अपना बात कंटिन्यू रखिए। हेलो हेलो उनके माइक में कुछ परेशानी आ गई है, आप अपना बात कंटिन्यू करिए। अच्छा, मैं जी 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 जी। हाँ हाँ, तो मेरा निवेदन है, मैं ये कह रहा था कि कानूनी दृष्टि से अड़चन नहीं है। जैन साहब जी भी कानूनी दृष्टि से कोई अड़चन नहीं है। आदरणीय जी जैन जी साहब भी लोगों को तकलीफ देने के लिए अपनी पेशकश आपके सामने की है। तो राजनीतिक जी इच्छा शक्ति, हमारे राजनीति में ऊपर बैठे हुए लोगों से हम सबको आग्रह करना चाहिए कि जी इस परेशानी से उस मोहल्ले को, जी बल्कि आधा खैरागढ़ को दूर कराने के लिए एक आपसे हमारी निवेदन, और एक छोटा सा निवेदन और है
कि जी स्वर्गीय बताएं। विजयलाल जी ओसवाल जब विधायक हुआ करते जी थे, खैरागढ़ के जी लिए फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम उन्होंने बनवाया था कि जी। खैरागढ़ को बाढ़ से मुक्त कैसे किया जाए, फ्लड ओके। प्रोटेक्शन स्कीम। उसकी हाँ हाँ। एक कॉपी प्राकृत भैया आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें जी ये जी मुस्का नाला को चिखलदा के पास से ही जाके मुस्का नाला जी को सीधे आमनेर में डालने का एक प्रस्ताव था। काट जी करके नाला, जो मुस्का नाला है वो जो खैरागढ़ शहर के अंदर घुस जाती है, उसको जी सीधे चिखलदा गांव के बाजू से उसको आमनेर में डालने का प्रावधान था, जिससे बाढ़ नियंत्रण हो सके। आपने जी बहुत बढ़िया एक मैं लाइव देखा है, उससे हम लोगों ने उम्मीद बांध के रखा था कि प्रधान पार्ट से फ्लड प्रोटेक्शन होगा, पर नहीं जी हो पाया। वो भ्रष्टाचार के इसमें पूरा प्रधान पार्ट चला गया। उस दिन आपका लाइव देखा था। तो उस जी 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 फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम के सहित ये जो नाला है, इसके जी चौड़ीकरण के सहित अगर हमारे राजनीतिक में बैठे हुए लोग और जी खैरागढ़ को नेतृत्व देने वाले लोग अगर इस पर ध्यान दे, तो खैरागढ़ जी बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि बाढ़ से मैं भी बहुत भुक्तभोगी व्यक्ति हूं, इसलिए इस जी। फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम को लागू करने के लिए फिर से आपका ध्यान और उच्च बैठे नेताओं का ध्यान में आकर्षित करता हूं। और मेरे लायक कोई प्रश्न है तो बताइए। जी आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने सारे कानूनी पक्ष को भी रखा। बस जी अब मैं जो है, चूंकि आपने कहा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। प्रशासन के सारे लोग कानून से वाकिफ हैं, एसडीएम जानती हैं, तहसीलदार जानते हैं, पटवारी आरआई सारे लोग जानते हैं। अब एक एक नागरिक तक ये बात पहुंच चुकी है, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंच चुकी है। तो जी मैं आपके जरिए और इस लाइव कार्यक्रम के जरिए, जिसमें खैरागढ़िया ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन है अब खैरागढ़िया, तो अब ये जान लीजिए कि हम लोगों ने जो आवाज उठाई है और आप लोगों ने सुनी है, तो मेरा ये आग्रह है कि ये जो समस्या है इसका समाधान निकालिए। और कल परसों नरसों जो भी आपके पास 2-3 दिनों का, क्योंकि कल से आपने लॉकडाउन का जो आदेश दिया हुआ है प्रशासन ने, लॉकडाउन है 18 तक। इन 8 दिनों में मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि खैरागढ़ में जो राजा साहब ने 3 नदियों से त्रिवेणी संगम के बीच जो खैरागढ़ को बसाया है, क्या वो खैरागढ़ इस तरीके से, इस नियम कायदा कानून को दरकिनार करते हुए बर्बाद करने के लिए बसाया गया था? तो मैं आपसे बस आग्रह करना चाहूंगा, आप सभी से, प्रशासन में बैठे हुए उच्चाधिकारियों से और सारे जनप्रतिनिधियों से, कि इस दिशा में ध्यान दीजिए और जो रियासत काल का खैरागढ़ है उसके उद्देश्य को समझिए, उस विजन को समझिए, उस दृष्टि को समझिए कि राजाओं ने जिस तरीके से खैरागढ़ को बसाया, जिस कला और संगीत नगरी के कारण हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसको संजोइए, एक रास्ता निकालिए। और सही बात है कि हम अगर कूल माइंड रह के, शांत दिमाग से किसी निर्णय तक पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल पहुंचना चाहिए। दस्तावेजों को सुधारना चाहिए। दस्तावेज कागज देखकर ये नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ नाला नहीं है। नाले को देखकर कागज में नाले का उल्लेख किया जाना चाहिए। और अगर सामने वाला तैयार है और किसी वजह से आपने अतिक्रमण की परमिशन भी दे रखी है, तो उसका सॉल्यूशन आपके पास है, आप ही उसका समाधान कर सकते हैं। बस आपके जरिए इतना ही आग्रह करना चाहूंगा। और ये जो खैरागढ़िया ऑनलाइन है, इसका पर्पस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम खैरागढ़ की प्रतिभाओं को, इससे पहले मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के साथ उनसे डिस्कस कर रहा था, शायद आपने देखा होगा फकीर साहब। जी डॉक्टर अर्पित ने इंदौर में जो आविष्कार किया, उसकी 1 लाख
खुराक जो है लोगों में मुफ्त बांटी, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उन्होंने जो इम्यूनिटी बूस्टर दवा जो उन्होंने बनाई, और वो दवा अब वो खैरागढ़िया होने के नाते, क्योंकि खैरागढ़ से बाहर जो लोग रह रहे हैं, मैं उनकी पीड़ा और उनका प्रेम दोनों समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी खैरागढ़ से बाहर रहा हूँ। तो हम लोग हमेशा सोचा करते थे खैरागढ़ के बारे में, खैरागढ़ कैसा होना चाहिए, खैरागढ़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अर्पित ने वो बता दिया, अर्पित ने ये कहा कि प्राकृत में वो डोज खैरागढ़ के लिए मैंने उनको संख्या भी भेजी और उनका रिप्लाई भी आया कि जल्द से जल्द जो इम्यूनिटी बूस्टर डोज हम पहुंचा देंगे खैरागढ़ तक। इस बात को आपको बताना चाहूंगा और आपके जरिए, इस मंच के जरिए, इस लाइव प्रोग्राम के जरिए सभी को बताना चाहूंगा। और दूसरी बात, हम ये जो जन मुद्दे हैं खैरागढ़ के, उसको लेकर आपके सामने आते रहेंगे और आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिए, भाग लीजिए, भागिए मत, क्योंकि यहाँ भागने का कोई विकल्प नहीं है। बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो ही सॉल्यूशन निकलेगा, समस्या का समाधान होगा, और समस्या के समाधान के साथ ही वो जो पीड़ित लोग हैं उनको हम उस पीड़ा से निजात दिला पाएंगे। तो इसी के साथ भैया मैं आधा आधा को... आधा सेकंड समय लूंगा आपसे। जी जी जी, बताइए। आपने जो ये कहा ना, खैरागढ़ के लोग जब खैरागढ़ से बाहर जाते हैं, तो ये जी भी खैरागढ़ की एक अच्छाई है कि वही लोग खैरागढ़ में जब रहते हैं तो वो गुमनाम जिंदगी में रहते हैं, पर खैरागढ़ से जब बाहर जाते हैं तो वो उस बाहर में ध्रुव तारा की तरह अलग चमक दिखाते हैं। जितने लोग खैरागढ़ से बाहर गए, वहां उनकी, जी चाहे वो प्राकृत शरण सिंह हो, चाहे अर्पित चोपड़ा हो, जितने लोग, मैं कई लोगों का, चाहे लाल राम कुमार सिंह हो, जब खैरागढ़ से बाहर गए हैं तो वो ध्रुव तारा जी की तरह चमकते नजर आए हैं। तो मैं खैरागढ़ के इतने सब बुद्धिजीवियों से निवेदन करूंगा कि आप बाहर जाके चमकते हैं और खैरागढ़ में वो ध्रुव तारा नहीं मालूम कहाँ गायब हो जाता है। उस प्रकृति को आपने शुरुआत किया है, तो मैं सभी बुद्धिजीवी और नगर प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि इस अभियान में जो आपने निवेदन किया है उसमें हाथ में हाथ दें और खैरागढ़ जो राजाओं का जो स्वप्न था उसको हम सब साकार करें। बस इतना ही बोलकर मैं विदा लेना चाहता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे किसी नई प्रतिभा के साथ, किसी सफल व्यक्तित्व के साथ जो खैरागढ़ से बाहर निकले हैं और कुछ कर रहे हैं, सफल हैं। उनके मन में क्या है, वो खैरागढ़ के लिए क्या करना चाहते हैं। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, सब खैर। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में और इसी पेज पर। धन्यवाद। अच्छा।